हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस लाइट। साइंस लाइट में हम शुरू कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रो पढ़ा था। ठीक है, आज उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ नए बॉन्ड्स के बारे में भी सीखते हैं। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लास्ट में देखा था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए ये टॉपिक जो हो सकता है थोड़ा सा नया हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा सा नया है। मैं आपको इसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे आप थोड़ा सा फोकस होते हुए चले। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट क्लास में बात की थी किसकी, हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, वेट, तो हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड्स की। किसकी बात की थी, कोवेलेंट बॉन्ड्स की। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते थे। बोला बहुत बढ़िया। तो इसमें हमने बात कर ली थी किसकी, ठीक है, मीथेन की, CH4 मीथेन की हमने बात की थी, जिसमें मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया था आपको कि CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसे होता है, राइट, ये कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। जो वेज होता है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर होता है, और जो डैश होता है ये अवे होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, राइट। और ये कैसी होती है, 3 डायमेंशनल, जिसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया था, sp3। ये चीज़ें हम कर चुके हैं, राइट। तो अब क्या करना है इसमें, देखो हमें पता है, अभी हमने कहा था कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड्स को बड़ा बनाते हैं। क्या सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, बिल्कुल सिंगल बॉन्डेड है। तो सिंगल बॉन्डेड का दूसरा एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, दैट इज ईथेन। देखो ईथेन में खास बात क्या है, जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये 11th और 12th वाले बच्चों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 10th वाले बच्चे कोई बात नहीं, अगर ये स्ट्रगल करोगे आप इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ईथेन में जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, जब भी आप याद रखेंगे यहाँ पर ईथेन में कैसा, कार्बन और कार्बन में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, राइट। अगर आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी हो, तो आपने सिग्मा बॉन्ड के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसे बनता था, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग का दूसरा नाम क्या था, एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, राइट। तो इसमें हमने बात की थी कि S और S के बीच में, ठीक है, जो S ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है ये भी हेड ऑन होती है। S और P के बीच में, S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है। सेम वैसे ही PZ और PZ के बीच में भी कैसी ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। तो ये चीज़ हम कर चुके बराबर। और कैसा बॉन्ड बनता है इनमें, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जब उनकी वीडियोस आएंगी, राइट, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो, हमें इतनी ही ज़रूरत है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सबसे पहला बॉन्ड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सबसे पहला बॉन्ड जब बनता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ही बन रहा है ना, तो ये भी कैसा है, सिग्मा बॉन्ड ही है। तभी तो हम इसको S और P हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं ना, sp3 होता है ये। तो S और P के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही होती है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इथेन की हम बात कर रहे हैं। तो इथेन में, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोल सकते हो सर C2H6। ठीक है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में बता सकता हूँ। देखो सिंपल फॉर्म में अगर आप देखो तो इथेन का स्ट्रक्चर होता है C। यहाँ पर देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो एक कार्बन खुद के साथ ही बना रहा है, ठीक है, ये वाला भी। तो यहाँ पर H H H H H H, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको पता है, ये तो 2D में दिखाने का तरीका है, लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होगा पता है, आप ऐसे बोल दो, C है, यहाँ पर C है, राइट, ये C लिखा मैंने, यहाँ पर H लिखा, ये बाहर की तरफ हाइड्रोजन है, ये अंदर की तरफ हाइड्रोजन है, राइट। फिर सेम वैसे ही यहाँ पर मैंने क्या किया, ये तो एक लाइन हो गई, ये एक हाइड्रोजन हो गया, फिर इसको मैंने कर दिया, ये बाहर की तरफ है हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये अंदर की तरफ हाइड्रोजन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा।
ठीक है। इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इसमें कैसा हो रहा है, इसमें आप देखोगे तो इसमें ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है। कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग। ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है ना, पक्का। चलो, तो सिग्मा बॉन्ड से क्या बना, सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसका स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है ये कैसे होगा, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा वो चीज़, और स्ट्रक्चर भी आप इजीली देख पाओगे। ओके, राइट, दिस इज, हियर इट इज। आई होप अब दिख रहा होगा आपको ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब देखो स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर है किसका, इथेन का, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो यहाँ पर देखो ये है कुछ, इसमें जो ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं, दीज आर द कार्बन मॉलिक्यूल्स, एंड जो व्हाइट वाले हैं आपको वो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कैसा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें समझने में, आप इजीली इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड बन गया, आगे बढ़ें तो इसमें हम एक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज़, अगर मैं बात करूँ ईथीन की, इसकी बात करता हूँ ईथीन। ईथीन का जो आपने पढ़ा होगा, अगर 10th में भी थोड़ा सा या 11th में भी थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर याद हो, ईथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। और यहाँ पर सबसे खास बात ये होती है कि इसका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड की खासियत यह है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई रहता है। दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा, पाई रहेगा। पहला सिग्मा, दूसरा पाई। बोला ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है सर इसमें। देखो होता क्या है, इसमें जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है प्लेनर। कैसा मॉलिक्यूल बन गया, प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है ये x और y एक्सिस में इजीली एग्जिस्ट कर सकता है। ये वाला मॉलिक्यूल जो है x और y एक्सिस में इजीली एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, देखो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड विल ऑलवेज फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैपिंग, बाय लेटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग। जैसे पी बॉन्ड है ना, तो ये पी और पी आपस में लेटरली ओवरलैप करते हैं। अब देखो ये कैसे करते हैं, कार्बन है, ठीक है, ये हो गया एक ऑर्बिटल इसका, ये हो गया दूसरा ऑर्बिटल इसका, ये हो गया तीसरा ऑर्बिटल इसका, ये हो गया चौथा ऑर्बिटल इसका, ठीक है। फिर वैसे ही ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, राइट। ये है इसका दूसरा, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये चौथा ऑर्बिटल। तो हमने देखा कि यहाँ पर तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया जी, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन इससे चिपक गए, इससे चिपक गए, हाइड्रोजन ने इनको भी धर लिया, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों बच गए, तो ये जो दो ऑर्बिटल होते हैं, ये दो आपस में कैसी ओवरलैपिंग कर लेते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं, राइट। ये कैसी ओवरलैपिंग करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर लेंगे। जब लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली आपको पता है जब पाई बॉन्ड बना, दो बॉन्ड बना, तो दो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो आपस में पास पास खींचेंगे। तो आप हमेशा बोलोगे जो सिंगल बॉन्ड होता है वो बड़ा होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ से भी आपको पता लग जाएगा, राइट, बॉन्ड लेंथ से पता लग जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो ऑब्वियसली दो लकड़ियों को तोड़ने में ज़्यादा मुश्किल होती है, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। आप चलो ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चर में, चलो ठीक है दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। द मेन थिंग इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग टू यू, ठीक है। आप इसको इमेजिन कर पाओ। देखो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। आई होप आपको वो चीज़ें दिख रही हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। दिस एग्जिस्ट ऑन अ सिंगल प्लेन। देखो
अब ये घूमेगा तो आपको यहाँ पर देखो ये वाली कंडीशन में एक ही प्लेन में है ये, ठीक है, ये 3D नहीं है। जैसे आपका इथीन 3D था, इसको मैं किसी भी तरह से एक प्लेन में नहीं बना सकता हूँ, लेकिन इसको मैं बना सकता हूँ इजीली। देखो इसको मैं ऐसे रोक देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो एक ही प्लेन में बन जाएगा। देखो ये देखो एक ही प्लेन है, एक दूसरे के पीछे तो है ये, तो इसको सिंपली एक प्लेन में बना दिया मैंने, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, PP ओवरलैपिंग में आपको अगर देखते हैं इसमें कुछ है, हाँ देखो इसका sp2 फ्रेमवर्क मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ और ये पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो रिमेनिंग p ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, देखो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर पाई ऑर्बिटल दिखाता हूँ। देखो ये पाई ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला तो नीचे वाला रीजन हो गया, और ये वाला ऊपर वाला रीजन जो रेड वाला है ऊपर वाला रीजन है। अभी ब्लू ऊपर नीचे क्या रीजन है उसकी भी मैं बात करता हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। ये जो ब्लू और रेड आपको दिख रहा है ये क्या है, पाई ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ऑर्बिटल है, मतलब उसका रीजन है, स्पेस है जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, ठीक है। अब मैं उसकी बात बताता हूँ आपको कैसे हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आपको, ओके। चलो अब देखो ज़रा इस चीज़ को समझो, अच्छे से समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, रुको, राइट। तो मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, C यहाँ पर तो H है, राइट, ये वाले पार्ट तो H हो गए, ये H के साथ जुड़े हुए हैं, ये H के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया मैंने आपको अभी, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड कैसे बन गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड ऐसे बन गया, ये H, राइट, ये H और ये H हो गया। तो अब देखो ज़रा इसमें यहाँ पर एक ऑर्बिटल था ना, ये वाला ऑर्बिटल था जो कि आपस में क्या बना रहा था, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड आपस में स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, रोटेट करता है। अब रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये चीज़ अगर रोटेट करेगी तो क्या होगी, ये चीज़ कभी कभी नीचे भी दर्शन देगी अपने, ऐसे दर्शन नीचे भी होंगे, इनके नीचे दर्शन हो गए और इनके बीच का बॉन्ड भी दिखेगा। तो इसीलिए आपको वहाँ पर ग्रीन और येलो चीज़, दिस इज ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इस वजह से आपको दिख रहा था। समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। ये जो पाई ऑर्बिटल है ये घूमता रहता है। तो आपको पाई बॉन्ड ऊपर भी दिखता है, पाई बॉन्ड नीचे भी दिखता है, लेकिन पाई बॉन्ड है एक ही, दो नहीं समझना है, ये एक ही है, लेकिन वो क्या बना देता है, ऐसे कुछ बना देता है, C सिंगल बॉन्ड C, लेकिन वो ऐसे बना देता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोई भारी चीज़ नहीं है, ये क्या है, पाई ऑर्बिटल है, ठीक है। पाई एनर्जी के ऑर्बिटल हैं, वो घूमते रहते हैं, पाई बॉन्ड जो बना रहा है, ओके, दिस आर रोटेटिंग, राइट। ये समझ में आया ना। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं इथाइन की। तो इथाइन में तो और अच्छी बात है, इथाइन में क्या हुआ, फॉर्मूला बन जाता है C3H4 C2H2, ठीक है, C2H2। तो C2H2 की अगर मैं बात करता हूँ, C2H2 की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, तो C2H2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो C2H2 में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, हमें पता है P कितने होते हैं, P ऑर्बिटल जो होते हैं PX, PY और PZ होता है। तो भाई एक ऑर्बिटल ने तो यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन ने बना लिया बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया इसका जो sp वाला था, ठीक है, ये कार्बन के साथ। ये तो चलो आपको पता है कि एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब बच्चे दो ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल ये बना दिया मैंने और एक ऑर्बिटल मैंने बना दिया ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ऑर्बिटल ये, ठीक है, और एक ऑर्बिटल बना दिया ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों की एक हुई ओवरलैपिंग और ये भाई साहब की दूसरी ओवरलैपिंग। देखो ये भाई साहब अपनी दूसरी ओवरलैपिंग ये वाले कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी अपना इम्पैक्ट डालेंगे, वो थोड़ी ना कम रहेगा, वो भी तो घूमेगा, वो भी तो रोटेट करेगा, ठीक है। और ये भी रोटेट करेगा, ये भी नीचे रोटेट करेगा, ये भी नीचे रोटेट करेगा। तो ये अपनी ओवरलैपिंग यहाँ पर भी दिखाएंगे और ये भाई साहब अपनी ओवरलैपिंग यहाँ पर भी दिखाएंगे। तो
अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पता है, यहाँ पर कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो दिखा आपको, लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तो ये दिखा आपको, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन सा दिखेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख जाएगा ये वाला। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है और ये जो व्हाइट वाला है ये वाला भी आपका क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। तो दो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, दो पाई बॉन्ड। तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, बॉन्ड लेंथ में, लेंथ के केस में सिंगल सबसे ज़्यादा, फिर डबल और फिर ट्रिपल, राइट। और बॉन्ड स्ट्रेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा मुश्किल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बॉन्ड ऐसे बनाए जाते हैं। आप, मेरा मेन पर्पस यही था कि जो हम लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, वो इस फॉर्म से बनाए जा सकते हैं। क्योंकि भाई जब बिल्डिंग बनती है तो ब्रिक्स को कभी ऐसे लगाया जाता है, कभी दो लगाई जाती हैं, कभी तीन लगाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द, जैसे ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है किसी भी बिल्डिंग का वो मजबूत होना चाहिए, तो वैसे ही ये वाली चीज़ें। ठीक है, अब एक और चीज़, ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूँ कि आप यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सर, ठीक है, हमने समझ लिया कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में, सिंगल अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करता हूँ तो 1 सिग्मा होता है। अगर मैं बात करता हूँ डबल की मैं बात करता हूँ तो सी, डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड सी है तो वहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, तो हमेशा याद रखना एक चीज़, ठीक है, कि हमेशा फर्स्ट बॉन्ड जो होगा दुनिया में, फर्स्ट बॉन्ड जब भी कार्बन या किसी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा ही होगा। ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। ठीक है, सेकेंड बॉन्ड पाई होगा, आफ्टर दैट पाई आ जाएंगे, पाई 1 2 3 4 जितने भी आने हैं वो पाई आएंगे, राइट। तो फर्स्ट बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा, इसका नाम क्या है, सिग्मा, और ये क्या है, पाई, तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो कि जब कार्बन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यहाँ पर हम उनकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन, पहली बात, क्लासिफिकेशन कभी भी कार्बन की नहीं होगी, क्लासिफिकेशन होगी हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी होगी, हाइड्रोकार्बन्स की होगी। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनके डेरिवेटिव्स भी आप इसमें गिन सकते हो, उनके डेरिवेटिव्स भी आप इनमें गिन सकते हो। तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। एक होता है एसाइक्लिक, या इसको एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं, या इसको हम एलिफैटिक भी बोलते हैं, राइट, या इसको एलिफैटिक भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड, राइट। एसाइक्लिक का या एलिफैटिक का मतलब कि कार्बन कार्बन में चेन स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, चेन स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब साइक्लिक जो है ये दो तरह की होती हैं। साइक्लिक जो होंगी वो दो तरह की होंगी, या तो होगी होमोसाइक्लिक या होंगे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि यहां पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन, मतलब ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के ही स्ट्रक्चर होंगे, कार्बन 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 हाइड्रोजन। इसमें कार्बन के साथ कोई भी और एलिमेंट हो सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट, होमोसाइक्लिक के बाद, होमोसाइक्लिक भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एरोमेटिक, राइट, और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक। अभी बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, एरोमेटिक, और ये भी दो टाइप के होंगे। ठीक है, सेम वही एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, राइट। अब एरोमेटिक दो तरह के होते हैं होमोसाइक्लिक वाले, एक होते हैं बेंजीनॉइड,
और एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। क्या है, क्यों है, कैसे है, अभी एक्सप्लेन होगा, लेकिन अभी आप इतने को सोचो, ठीक है। एक एक करके हर एक चीज़ खोल खोल के उधेड़ उधेड़ के निकाल देंगे। अभी आप इतना समझो पहले। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एसाइक्लिक की। एसाइक्लिक या एलिफैटिक, ठीक है। तो एलिफैटिक ग्रुप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एलिफैटिक ग्रुप्स में, ठीक है, आपके पास कौन से आती है, यहाँ पर कार्बन चेन्स आती हैं, ठीक है। कार्बन चेन्स में आप किस किस के बारे में पढ़ते हो, लॉन्ग चेन कार्बन्स में एल्केन के बारे में पढ़ते हो, जिनमें कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा, एल्कीन के बारे में पढ़ते हो, जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और तीसरा, एल्काइन के बारे में पढ़ते हो, जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये भी एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं। अब देखो, एलिफैटिक टर्म और एसाइक्लिक टर्म में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है अभी धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो आप इसको एसाइक्लिक ही बोलो फिलहाल के लिए, ठीक है। एलिफैटिक ना बोल के इसको एसाइक्लिक बोलो, तो एसाइक्लिक विल बी मोर एक्यूरेट स्ट्रक्चर। या अगर आपको इसको कुछ और बोलना ही है तो एक और टर्म बोल देते हैं, एलिसाइक्लिक बोलते हैं इसको, और एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ठीक है। तो एसाइक्लिक बोल दो, एलिसाइक्लिक बोल दो, ये टर्म होती है इनके लिए। तो अल्केन, एल्कीन, अल्काइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसका CnH2n के बराबर होता है और इसका CnH2n-2 के बराबर होता है, ठीक है। एल्केन का एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आप पढ़ते हो। एल्कीन का एग्जाम्पल इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन पढ़ लेते हो। अल्काइन इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन पढ़ते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं इसमें, क्योंकि इस वाले पार्ट में फिर नॉमेनक्लेचर आएगा, तो नॉमेनक्लेचर में हम फुल डिटेल में बात करेंगे इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एलिसाइक्लिक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, जो ये वाले कंपाउंड्स होते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं एलिसाइक्लिक के, इन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये जो ये दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं एल्कीन्स और अल्काइन, इनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, करेक्ट। यहां तक क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक में। तो साइक्लिक में भी दो आएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो, राइट, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, ये तो बहुत रेयर होगा, ठीक है। बेंजाइन कहीं आ गया तब जाके कभी ट्रिपल बॉन्ड में आएगा, लेकिन ऐसे तो बहुत अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड कॉमनली है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि सर ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये भी सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है ना तो सैचुरेटेड, और जो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं ये अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब साइक्लिक है, तो साइक्लिक में आपको, आप मेरे को एक बात बताओ, मिनिमम कितने कार्बन हो कि एक साइकिल बनाया जा सके, ठीक है। तो आपको पता है कि मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट में आपको साइक्लिक बनाएगा। अब देखो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ CH3 लिख देते हैं। आप ये सोचो सिर्फ कि कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं टोटल मिला के, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाता है बच्चा आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बना चुका, ये 1 2 3 के, अगर फर्स्ट वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 बॉन्ड बना चुका है,
बना चुका है, नहीं, 2 बनाया है, तो 2 मतलब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर कितने और बचे हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर C3H6 हो गया। सिंपल। तो 3 कार्बन, इसको हम बोल देते हैं, एक टर्म आती है इसमें साइक्लो टर्म आती है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए लिख लेता हूँ, साइक्लोप्रोपेन लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कैसे आया वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, राइट, इसको साइक्लोप्रोपेन बोला जाता है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ C सिंगल बॉन्ड C ये, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब कितने बनाऊँ, देखो ये देखो, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, ठीक है, ये क्या नाम है इसका, साइक्लोब्यूटेन। अभी नॉमेनक्लेचर में आपको बताऊंगा कैसे हुआ ये ब्यूटेन, लेकिन अभी आप सिंपली याद समझ लो इसको, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। आधे से बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ साइक्लिक फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म है। साइक्लिक फॉर्म में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, देखो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ इसमें, तो अगर ये हेक्सागन जैसा कुछ बना देता हूँ तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये साइक्लिक फॉर्म आ जाती है, राइट। तो ये साइक्लिक फॉर्म ऐसे स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको ये चीज़ें ही बताऊंगा कि इसमें कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरल पूरा फ्रेमवर्क क्या होता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसमें भी समझेंगे ये चीज़ें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये तो हो गया साइक्लिक, ठीक। अब इसमें हम बात करते हैं आपके साइक्लिक में 2 टाइप के मैंने आपको बताए थे, होमोसाइक्लिक। तो अब ये वाले जो पार्ट थे ना, ये सब होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हेट्रोसाइक्लिक की, तो हेट्रोसाइक्लिक में जैसे एक स्ट्रक्चर आ जाता है ये, राइट, ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, देखो इसको हम बोलते हैं पायरॉल, ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक होता है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कोई और एलिमेंट आ गया कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन हो जाता है, तो ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं, ये पायरिडीन है, ठीक है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो पायरिडीन ये हो गया। अब हेट्रोसाइक्लिक आपको समझ में आ गया, होमोसाइक्लिक आपको समझ में आ गया, ठीक है, आपको एलिफेट या एलिसाइक्लिक समझ में आ गया, साइक्लिक समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें 2 कंपोनेंट और बचते हैं, एरोमेटिक, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड, ठीक है। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिसिटी बहुत बड़ी है, एरोमेटिसिटी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एरोमेटिसिटी के अपने अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में उनको देखने का तरीका, एरोमेटिक कंपाउंड स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न होता है। आपने धूप जलाई होगी, ठीक है, या दिया जलाया होगा, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, आप इजीली बता सकते हो वो चीज़ें। दूसरी बात, अगर कपूर जलाया होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, तो कैसे पीला सा काला सा धुआं निकलता है उसमें, ठीक है, तो उसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें से ऐसा धुआं निकलता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, राइट। तो आप यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे, ओके। तो हमने इन सब की बात कर ली। अब क्लासिफिकेशन हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की हमने बात कर ली, साइक्लिक की बात कर ली। अब यहाँ से हम एक चीज़ पढ़ते हैं, देखो एक होता है केमिकल फार्मूला, एक होता है कंडेंस्ड फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको मैं अलग अलग तरीके से मिलकर बताता हूं। देखो अगर मैं आपको लिखता हूं C2H6, ठीक है, कि मैं बस ये बता रहा हूं कि इसमें 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, इनका अलाइनमेंट नहीं बता रहा हूं कि कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बता दिया कि 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो वो क्या हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया। अगर मैं आपको कंडेंस फार्मूला मतलब CH3 लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाता है कंडेंस फार्मूला कि मैं बता रहा हूँ कि एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, बस, ठीक है, ये चीज़। वैसे तो इसको सही लिखने का सही तरीका, वैसे तो कैसे भी लिख लो, पर अगर मैं बात करूं कि सही तरीका कैसा है, तो आपको बता दूं कि सही तरीका कुछ ऐसा होता है कि H3 पहले यहाँ कर दो, C कर दो, तो आपको पता लग जाता है CC का डबल बॉन्ड है, CC का सिंगल बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा होगा, आप इसको ऐसे बना दो, ठीक है, आप इसको ऐसे बना दो, ठीक है। आई नो इट इज़ नॉट द एक्यूरेट वन, बट इससे काम चल जाएगा,
ठीक है, अगर आप ऐसे बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अब 11th में इसका रोल ख़त्म ही हो गया है। लास्ट और फाइनल जो अब 11th में आएगा, लाइन डायग्राम। अब आता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम क्या होता है? देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, तो लाइन डायग्राम में बस ये होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स लाइन डायग्राम के करते हैं, ठीक है। देखो, लाइन डायग्राम्स में आप हाइड्रोजन को शो नहीं करते हो, ठीक है। लाइन डायग्राम में आप हाइड्रोजन को शो नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो जाए, ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ना आ जाए, ठीक है। फंक्शनल रूप में दिखाना पड़ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखो, लाइन डायग्राम में जैसे मैंने फिर से C3H8 लिखा, राइट, तो मैं क्या बोलूँगा, CH3 CH2 CH3। सर आपको कैसे पता लग रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप C3 बोला है ना, तो C को आपस में जोड़ लो, C को, क्योंकि आपस में तो बॉन्ड बनेंगे ही, ठीक है, आपस में जोड़ दो। अब बाकी जितने हाइड्रोजन हैं उसको इनके वैलेंसीज के हिसाब से लगा दो, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो पता ही है ना। तो अब 1 बॉन्ड तो बना चुका है ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन, तो 3 और बनाएगा, तो 3 देखो H H H, यहाँ 2 बना चुका है, यहाँ H और यहाँ H, और यहाँ भी H H और H। आपको बस 4 बॉन्ड कंप्लीट करने बन जाएगा। लेकिन अगर लाइन डायग्राम आपको बनाना हो तो लाइन डायग्राम ऐसे आता है। लाइन डायग्राम कैसे आएगा? ऐसे, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, बस इतना ही रहेगा लाइन डायग्राम, ठीक है। वैसे ही आपको अगर साइक्लिक के बारे में देखना है, ठीक है, अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड्स दिया गया है, ठीक है, देखो ये वाला डॉट एक कार्बन बता रहा है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, राइट। तो इसी फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि हर एक कॉर्नर कार्बन को दिखाएगा। तो वैसे ही अगर मैं साइक्लिक की अगर मैं बात करता हूँ, तो साइक्लिक में अगर मैंने लिखा C4H8, साइक्लिक में अगर मैंने लिखा C4H8, तो C4H8 में क्या आएगा? यहाँ पर देखो, एक लिखा मैंने ऐसे, पहले तो ऐसे लिख लेता हूँ, CH2 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 CH2, राइट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया आपका कंडेंस फार्मूला। ये क्या हो गया? केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला हो गया, राइट, ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला, राइट। और अब मैं इसमें बताता हूँ C, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट, CH, राइट, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ हमें इसमें करना नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊँ तो बस मेरे को ये करना है, हो गया लाइन डायग्राम, इसको आप बस ज्वाइन कर लो, लाइन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ लाइन डायग्राम में ऐसी गलती मत करना कि आप इसको ऐसे बना दो, पूरा स्ट्रक्चर गुड़ गोबर हो जाएगा। कोई बच्चा बहुत जल्दबाजी में, ठीक है, ऐसे कर दिया उसने, सर ये हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन डायग्राम में अगर ऐसे बोला है तो ऐसे, अगर आप ट्राइंगल बना रहे हो तो स्पेसिफिकली ट्राइंगल ही बनाना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे कर दिया ना, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है? कॉर्नर ये है, कॉर्नर ये है, कॉर्नर ये है, कॉर्नर ये है, और यहाँ पर भी एक कार्बन छूट गया है, तो मतलब C4 बना रहे थे आप, C5 हो जाएगा, तो वो गलती मत करना, ठीक है। 3 का साइक्लोप्रोपेन, 4 का साइक्लोब्यूटेन, अगर 5 आप बनाते हो तो साइक्लोपेंटेन, तो वो देखो साइक्लोपेंटेन तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर होता है। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली है, आप यहाँ तक बुक में एक बार रीड कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन खत्म हो गई। अब यहाँ से हम नॉमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप्स की बात आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस एक इंट्रो दे देता हूँ फंक्शनल ग्रुप का, कि क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स आप इसमें पढ़ने वाले हो। हम यहाँ पर ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप होते कुछ नहीं है, बेसिकली ये क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं, एक केमिकल कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स बोल दो या स्ट्रक्चर्स बोल दो, स्ट्रक्चर्स बोल दो, which when attached to the hydrocarbon chain, जो कि हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अटैच हो जाता है, एंड चेंजेस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा? चेंज कर देगा।
उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। फंक्शनल ग्रुप का काम ही होता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बहुत लोगों को मज़ा भी आने वाला है। देखो क्या होता है, ठीक है। एक अगर मैं बात करता हूँ इथेन गैस की, ठीक है, इथेन गैस की या मीथेन गैस की बात करूँ, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। मैं सिंपली बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को, जैसे मीथेन है CH4, ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इथेन लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, इथेन, ठीक है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। अब मैं क्या करूं, इसमें इन दोनों में OH ग्रुप डाल दूं, इन दोनों में क्या एंटर करवा दूं, OH ग्रुप डाल दूं। इनका हल्का सा ऑक्सीडेशन कर दिया, पार्शियल ऑक्सीडेशन कर दिया मैंने, और इससे बना दिया रेस्पेक्टिवली CH4 से मैंने इसमें ऑक्सीडेशन करवाया और बना दिया CH3OH और C2H5, यहाँ पर C2H6 था, या ऐसे कर देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराया तो CH3 CH2OH बोल दिया। इसको बोलते हैं मिथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल एल्कोहल्स होते हैं। 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑल शब्द से दिमाग में तो आ जाता है कि एल्कोहल, ठीक है, कि ये चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं समझ में, ठीक है। तो एल्कोहल अगर आपने देखा होगा, ठीक है, सबने ही देखा होगा, चाहे आप कोई भी किसी भी क्लास में हो, सब ने देखा है, ठीक है, इतने सुधरे हुए नहीं हो आप, तो देखा तो है, ठीक है, सुधरने की बात नहीं है, लेकिन देखा तो होता ही है। तो अब एल्कोहल जो होता है वो पानी में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, एल्कोहल जो होता है वो पानी में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन मीथेन नहीं हो रही थी, इथेन नहीं हो रही थी। मेरी बात समझ रहे हो आप, मतलब उसने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही, जो ऑक्सीजन था OH ग्रुप आया, उसने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। और आपको पता है अल्कोहलिक्स जो होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं, वो थोड़ा सा क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, वो पानी में बहुत इजीली, मतलब एज अ ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं। अल्कोहल को पानी में डालो, ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है, पानी में अच्छे से घुलते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, पोलर हो जाते हैं थोड़ा सा, तो पोलर डाइपोल इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का मेन काम क्या बोला मैंने आपको, ये इन किसी भी केमिकल कंपाउंड में जुड़ेंगे, उसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बदल देंगे। समझ में आई बात, क्लियर हो गया ना। तो क्या फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें, उनकी भी बात करते हैं, ठीक है। आज उतना ही करेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उनका सिंबल क्या होता है, राइट। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम इसमें पढ़ने वाले हैं RC⋯OOH, राइट। ये जो ग्रुप होता है ये किसका होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि 10th में पढ़े थे उससे आगे भी हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो 10th में क्या क्या किए हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। RC⋯OH आपको पता होगा, एक एक करके बताते रहो, मन में सोचते रहो, ठीक है। एल्डिहाइडी ग्रुप है ये, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है जी, आपको पता है, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये R क्या है, R का मतलब होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन, राइट। फिर वैसे ही अगर मैं RC⋯O, राइट, OR- कर दूं तो आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको RC⋯OR करूं तो इसको आपको पता है ये क्या है, एनहाइड्राइड है, राइट। फिर अगर आपको पता होगा कि RC⋯O NH2 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, अमाइड होता है। और ये तीनों के तीनों क्या हैं पता है, डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये भी ध्यान रखो, डेरिवेटिव्स ऑफ RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें ROR-, इसको बोलते हैं ईथर। ईस्टर और ईथर में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, यहाँ पर ROH, इसको तो भूल ही गए थे, दिस इज प्यारा प्यारा एल्कोहल,
नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास RNH2, RNH2 को बोलते हैं अमीन, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास RNO2, RNO2 ग्रुप होता है नाइट्रो, राइट। नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप के बाद RX, देखो X का मतलब होता है हेलोजन्स, X का मतलब क्या होता है, हेलोजन्स। हेलोजन में X जो हो सकता है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो हर एक के लिए होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, राइट। तो आपको ये चीज़ें भी पढ़नी है, राइट। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होगा, जैसे अमीन में है, अमीन में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्ट में, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनके नाम अलग अलग होंगे, ठीक है। वहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स का आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी नोमेनक्लेचर में तो मतलब अथाह पढ़ेंगे, ठीक है। जितना आपने कभी सुना नहीं होगा, जितना आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। 10th वाले बच्चों के लिए बोलो जो 10th से 11th में आ रहे हैं, ठीक है। 12th वाले तो भाई अब घाट का पानी पी चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर वो चीज़ें सुनी हुई तो मिलेंगी ही, ठीक है। तो अगर आप, मैं इसीलिए बोला मैंने कहाँ से शुरू किया है, 0 से। दी कंडीशन इज 0 नाउ, ठीक है। तो 0 पे अगर आपको कहीं पर भी बेसिक्स में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स से अपना बेस सुधार सकते हो, ठीक है, विद इन अ वीक, ठीक है। विद इन अ वीक आप अपना बेस काफ़ी, अपना स्तर जो है, अपना जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर उठा सकते हो इजीली। अगर आपने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो, या आपने 10th में किसी वजह से नहीं पढ़ा है, या 9th में जो 11th में वो ढंग से नहीं पढ़ा है, तो ऑर्गेनिक आप मान के चल लो, अगर आप 11th में हो तो 12th में एक पूरी बुक ऑर्गेनिक की है, रियली, ठीक है, मजाक नहीं है। एक पूरी बुक ऑर्गेनिक की है, जो सेकंड पार्ट होता है 12th का, मैक्सिमम पोर्शन ऑर्गेनिक कवर करता है। 11th में 2 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, लेकिन क्या चैप्टर हैं आपको जब आप पढ़ोगे उसको तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सर को दुखा देने वाला, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। ये भी ऐसे है, वो भी वैसे है, ऐसे बॉन्ड बन रहा है, वैसे बॉन्ड बन रहा है, नोमेनक्लेचर कैसे भी हो रहा है, ठीक है। आप बस वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, उनको फॉलो करो, आई गारंटी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस मेहनत और फोकस, कंटिन्यूस फोकस, ठीक है। कहीं पर भी ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक चीज़ को, छोटे से छोटे प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट बॉक्स में डाला वो चीज़ सॉल्व होगी, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ते रहो, ठीक है, और रिवाइज करते रहो। ऑर्गेनिक इज अगेन, इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पर तो वैन डर वाल जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है भाई। अगर आपने रिवाइज़ करना या महीने भर छोड़ दी किताब, तो वो तो ऐसा रहेगा जैसे रात भर आपने पेट्रोल की टंकी खुली छोड़ दी और सुबह देखा तो पेट्रोल साफ़, वैसे ही होगा दिमाग से भी, ठीक है। तो आप रिवाइज़ करते रहो। रिवाइज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप किताब लेके बैठो और रगड़ते रहो उसको, नहीं। आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, ठीक है, तो उसको बस पलटना है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्ट्रक्चर्स तो रिवाइज ऐसे होते हैं। आगे हम एजेंट्स पढ़ेंगे, बहुत सारी मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनमें अभी बहुत अच्छा, बहुत लंबा सफ़र है अपना, इसीलिए साइड बाय साइड ऑर्गेनिक शुरू कर दी थी मैंने, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय।